हेलो गाइस, मैं नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है ओम्ब्रे नेल्स। आई एम श्योर आपको ओम्ब्रे को लेकर हमेशा शिकायत रहती है, तो आज मैं आपकी वो शिकायत ख़त्म करने वाली हूँ। और आज का जो ओम्ब्रे की मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, आई एम श्योर आप उसमें बहुत अच्छे से सीख पाओगे, बहुत अच्छे से उसे जान पाओगे कि ओम्ब्रे को आखिर करने का एक परफेक्ट टेक्निक क्या होती है और साथ में एक्रेलिक नेल्स कैसे करते हैं। मेक श्योर गाइस, जो एक्रेलिक नेल्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने बहुत सारे जने कहते थे कि स्लो मोशन में मैम वीडियो बनाइए, तो मैंने स्लो मोशन में वीडियो बना दी है एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया ट्यूटोरियल, नई वीडियो विद न्यू टेक्निक्स एंड विद न्यू डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी कर दो, और वीडियो को लाइक तो अभी कर दो, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी एंड वीडियो को शेयर। गाइस, ये हमारे क्लाइंट के नेल्स हैं जिनके ऊपर आज हम वर्क करने वाले हैं। बट नेचो नेल तो बहुत अच्छे हेल्दी हैं, बट मेरे क्लाइंट को लेंथ इससे ज़्यादा चाहिए और उसके लिए मैं जो है सबसे पहले नेचो नेल को कट कर दूँगी। लेकिन उससे पहले क्यूटिकल एरिया को पुश कर रही हूँ, देख रही हूँ इनका नेल बेड कितना बड़ा है। और गाइस, पुश करने का रीज़न बहुत बड़ा होता है हमेशा के हमेशा, ताकि आपके क्लाइंट की रीफिलिंग जल्दी से नज़र ना आ पाए। इसके बाद जो है हमने फ्री एज एरिया को कट कर लेना है। बहुत बार कट करते हुए कुछ लोग बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, कभी कभार इनग्रोन स्किन भी होती है। जैसे इनग्रोन नेल होता है, ऐसे ही हमारी बैक साइड से नेल की थोड़ी सी स्किन बड़ी हुई होती है, तो आपने कट करते हुए ध्यान रखना है कि स्किन बिल्कुल भी कट ना हो, क्योंकि हमारे क्लाइंट को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा जो फर्स्ट टारगेट यही होता है कि हम अपना काम भी बहुत साफ़ सुथरा करें, लेकिन बिना अपने क्लाइंट को हर्ट किए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये वाली जो वीडियो है आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो पूरी की पूरी फ्री एज एरिया को आपने देखा, मैंने पूरा कट कर दिया है। आराम से बहुत केयरफुली करना है, कोई जल्दी में नहीं करना है। इसके बाद हमने टिप के साइजेस निकालने हैं। तो जैसे कि आज मैं एक्रेलिक नेल्स करने वाली हूँ, इसके लिए मैं ये डीप सी, यहाँ पे हम जिसे बोलते हैं डीप कट की टिप्स जो है यूज़ करेंगे। पहले मैंने साइजेस निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम 1 बाय 1 करके साइज़ निकाल रहे होते हैं, बार बार ढूंढ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप टिप के साइजेस एक बार निकाल के रख लो हर फिंगर के। उसके बाद क्या होता है, आपको बहुत जल्दी से एप्लीकेशन करनी होती है टिप की, और आपका टाइम बहुत सेव होता है। लेकिन टिप लगाने से पहले इस तरीके से आपने एमरी बोर्ड से अपने फ्री एज एरिया को ज़रूर नीट कर लेना है, राउंडेड लुक में कर लेना है, ताकि जो आपकी टिप है वो प्रॉपरली लॉक हो सके और उसमें कोई बबल क्रिएट ना हो। अब मैं पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ हमारे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे नेचो नेल की जो शाइनिंग है वो मैंने ख़त्म कर दी है। लेकिन ध्यान रखना, आपने यहाँ पे डायरेक्ट एमरी बोर्ड को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉब ऑफर को ही यूज़ करना है और डस्ट को क्लीन करना है। देखो, मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया कि नेचो नेल ही वीक हो जाए। बहुत बार नेल आर्टिस्ट इतना वीक कर देते हैं कि क्लाइंट का नेल जो है वो रीफिलिंग के लिए बचता ही नहीं है। और अगर आप चाहते हो आपका क्लाइंट रीफिलिंग के लिए आपके पास आता रहे और आपको हर महीने जो है कुछ ना कुछ सर्विस के पेमेंट करके देता जाता रहे और आप प्रॉफिट कमाते रहो, तो बहुत ध्यान रखना कि आपने फर्स्ट टाइम में भी काम करते हो, बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे कि देखा, मैंने सी लॉक में अपनी ग्लू लगाई। मैं यहाँ पर निहाओ की ग्लू यूज़ कर रही हूँ और इसे लगाकर जो है फ्री एज एरिया के ऊपर ही लगता है, क्योंकि हाफ ऑफ द नेल पे नहीं लगता है। कुछ सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, नेल बेंड हो जाता है साइड से, या कर्व नेल्स जब होते हैं तो साइड से वो उठ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बबल क्रिएट हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना, आपने कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना। और हमारी टिप लगने के बाद हमारे कुछ नेल्स जो है इस तरह से दिख रहे हैं, और देखो कितने अच्छे नेल लग रहे हैं, और ये कर्व नेल लग रहे हैं। इसके बाद मैं टिप क्लिपर की हेल्प से लेंथ को कट कर रही हूँ, ताकि मुझे जो टारगेट लेंथ है वो मिल जाए। तो मेरे क्लाइंट को मैंने पहले दिखाया कि मैम इतना बड़ा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और स्मॉल चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी लेंथ और कम कर दी है, ताकि हमारी जो फ्री एज एरिया को मैंने फिर भी हल्की सी एक्स्ट्रा लेंथ को छोड़ा है, ताकि मैं जब उसकी शेप करूँ तो प्रॉपर शेप मुझे मिल जाए। और लेंथ को कट करने के बाद यूजुअली मैं क्या करती हूँ, ब्लेंडिंग लाइन जो है बहुत बार मैं ड्रिल मशीन से करती हूँ। लेकिन आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर इन केस आपके पास ड्रिल मशीन कभी नहीं भी होती है, तो भी आप कैसे ब्लेंडिंग लाइन कर सकते हो। और जैसे कि अभी आपने देखा मेरे साइड में हल्का सा बबल था, तो आप इस तरीके से ग्लू लगाकर उसे फिल कर सकते हो। तो एमरी बोर्ड से बहुत ही लाइट हैंड से देखो मैं इसे जो है ब्लेंडिंग लाइन कर रही हूँ, साइड स्नीप कर रही हूँ। ब्लेंडिंग लाइन जब आप करते हो गाइस, ध्यान रखना आपके जो एमरी बोर्ड के स्क्रैचेस हैं वो नेचुरल नेल के ऊपर ना आए, नहीं तो आपका नेचुरल नेल बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से रीफिलिंग के टाइम पे
आपका नेल में स्ट्रेंथ नहीं बचती है। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है नेचुरल नेल को बचा के रखने का। और जैसे कि आज मैं शेप करने वाली हूँ स्टेलिटो शेप, लेकिन इस कम लेंथ में भी स्टेलिटो शेप बहुत सुंदर बन के आ सकती है। लेकिन मैंने इसे राउंड शेप में क्लियर कर दिया है। अब मैं धीरे धीरे करके इसे साइड्स को जो है स्लैंटिंग की तरफ को कर्व कर रही हूँ। और आपने क्यूटिकल के हिसाब से इसका फ्री एज एरिया आप समझ लो कि आपकी आंखों में इंची टेप होना चाहिए गाइज, कि आपने क्यूटिकल के सेंटर के हिसाब से फ्री एज एरिया के सेंटर को आपने एक इमेजिनेशन करके रखना है और उस तरीके से धीरे धीरे करके ऐसे शेप क्लीन करनी है। ताकि ऐसा नहीं करना है कि आप सोचोगे कि पहले मैं एक तरफ ही कर दूं फिर दूसरी तरफ ही करूं, नहीं, बिल्कुल भी मत करना। धीरे धीरे करके पहले एक साइड की कीजिए, फिर दूसरी साइड की, फिर दोबारा से पहली साइड की, फिर दूसरी साइड की। आप देखना है एट लास्ट आपको एक परफेक्ट टारगेट जो शेप होती है वो प्रॉपर शेप मिल जाएगी। धीरे धीरे चलेंगे गाइज। आपकी थोड़ा सा आई एम श्योर कि अभी स्टार्टिंग में धीरे होगा, लेकिन जब आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ब्लेंडिंग लाइन शेप करने के बाद पूरे के पूरे नेल को अब हम ब्लो बफर की हेल्प से ब्लो बफ करेंगे, ड्राई करेंगे। और मैं काफ़ी अच्छे प्रेशर से अपने ब्लो बफर को यूज़ करती हूँ गाइज़, क्योंकि यहाँ पे मेरे नाचो नेल के वीक होने का कोई चांस नहीं रहता है। क्योंकि मेन जो मेरा ब्लो बफर चल रहा होता है नाचो नेल पे तो चलता ही है, क्यूटिकल एरिया पे भी चलता है, साथ में मेरी टिप भी होती है उसे कवर अप करने के लिए। और अब मैं यहाँ पर डिहाइड्रेटर अप्लाई कर रही हूँ पूरे नेल के ऊपर। तो इसे हम डिहाइड्रेटर भी बोलते हैं, इसे हम प्राइमर भी बोलते हैं, इसे हम पीएच लेवल डाउन करने का लिक्विड भी बोलते हैं, और हम इसे प्राइमर जेल भी बोलते हैं। तो कभी भी टेंशन मत लेना, बॉन्डर भी बोलते हैं इवन गाइस। अब मैं यहाँ पर निहाओ का एक्रेलिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको ब्रांड इसलिए दिखाया है ताकि आप सर्च करके, बिकॉज ये जो बॉक्स है ये वाला है निहाओ का एक्रेलिक पाउडर का। और यहाँ पर अब जो है मैं क्लियर पाउडर यूज़ कर रही हूँ और हमारा डिंगसी का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर गाइस इस ब्रश में काफ़ी अच्छी हमने ऑफ़र निकाली। अगर आपने ये बाय करने होंगे तो आप 98994427 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे ये 1200 का ब्रश होता है, लेकिन अभी ऑफ़र चल रही है सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये की। और साथ में मोनोमर पे भी ऑफ़र चल रही है। मैं साथ में सॉफ्ट मोनोमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि हमारा एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है गाइस। बहुत ध्यान रखना, आपकी एप्लीकेशन के टाइम पे ही जितना आप क्यूटिकल एरिया को इस तरीके से नीट करके रखोगे अपने प्रोडक्ट को, उतनी ही ज़्यादा आपको कम दिक्कत होगी बाद में बफिंग करने में। तो बहुत ध्यान रखना, आपने इस तरीके से अपने एक्रेलिक पाउडर को नाचो नेल में ही मर्ज करना है। नाचो नेल के ऊपर ही प्रोडक्ट रहने देना है, क्यूटिकल में टच ना हो, आपकी स्किन में टच ना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पर हमारी स्माइल लाइन है, जहाँ पर हमने टिप लगाई है, वहाँ पर हम थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा देते हैं अपने प्रोडक्ट की, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करें उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प मिल सके। और नेल को अगर आप थोड़ा सा थिक कभी नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आपने बहुत पतला बनाया तो बाद में, जैसे इस स्टेप में अब हम बफिंग करने वाले हैं। आप देखिए मेरा एपेक्स कितना अच्छा रहा है। मुझे जहाँ पर थिकनेस देनी है मैंने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की थिकनेस दी है। और जब तक आप बाकी सारे नेल के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करके आते हो, आपका जो फर्स्ट नेल होता है वो अच्छे से ड्राई हो चुका होता है। और अब मैं अपनी बफिंग कर रही हूँ एमरी बोर्ड की हेल्प से। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, जितना आप क्यूटिकल एरिया को, साइड वॉल एरिया को क्लीन रखोगे, आपका नेल उतना ही ज़्यादा सुंदर बनकर आएगा, उतना ही ज़्यादा आपका नेल एक्सटेंशन जो है स्टे करेगा। आपने सुना है ना, मेरे क्लाइंट के नेल तो 2-2 महीने भी रुकते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ अपने नेल को ब्यूटीफुल बनाने में। ब्यूटीफुल आपने इस तरीके से बनाना है, एक तो आपका प्रोडक्ट जो बिल्कुल भी क्यूटिकल एरिया में या साइड वॉल में फैला सा नहीं रहना चाहिए, एपेक्स बहुत सुंदर सा होना चाहिए, शेप एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। और सबसे अच्छी चीज़ जो नेल की डंट एंड बम्प्स हैं, जैसे कि हम बोलते हैं बफिंग के टाइम में हमें क्लीन करने होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपने क्लीन करने हैं। और जैसे ही हमारा नेल बिल्कुल रेडी हो जाता है ना गाइज, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हो, नेक्स्ट स्टेप परफेक्ट करते हो, आपका पहले वाला स्टेप परफेक्ट होगा, सेकंड ऑटोमेटिकली और परफेक्शन में नज़र आने लग जाएगा। तो सारे नेल्स के हमारी जो बफिंग है वो क्लियर हो गई है। अब हम सभी नेल्स को ब्लो बफर की हेल्प से ब्लो बफ करेंगे अगेन। तो दिस वन इज़ द थर्ड स्टेप, जो कि मैं तीसरी बार ब्लो बफ कर रही हूँ पूरे के पूरे नेल्स को। आपने देखा ही होगा, ब्लो बफर हमारा बहुत यूज़ होता है हमारे नेल्स करने के लिए। तो ब्लो बफर जो है अच्छी क्वालिटी का लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपने बहुत ध्यान रखना है। और मैंने इसलिए थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आप अच्छे से देख सको कि छोटी छोटी डस्ट के पार्टिकल भी देखो कितने अच्छे से उड़ रहे हैं। आई एम श्योर आपने अपनी वीडियो की क्वालिटी जो HD कर रखी होगी, ताकि आपको
और ये क्लियर नज़र आ सके। और गाइस अगर आप चाहो हमारी यूट्यूब की वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हो। आपको पता ही होगा यूट्यूब ने AI फीचर लॉन्च कर दिया हर किसी के चैनल पे, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं ये निहाओ का कलर यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट पिंक कलर है ये, ग्लास इफ़ेक्ट जिसे कि हम बोलते हैं। फ्रेंच बेस शेड है ये, पिंक फैमिली का। तो बिल्कुल पतली पतली कोट करके पूरे नेल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा पाउडर जो था वो क्लियर था, तो उसकी वजह से ये नेल कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। जो ग्लास इफ़ेक्ट आ रहा है पॉलिश का, आप देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। तो बिल्कुल पतली पतली कोट करके इसे हमने क्योर करवा देना है सभी नेल्स पर एक साथ लगाकर 90 सेकेंड्स के लिए। सो फर्स्ट कोट को क्योर कराने के बाद मेरी क्लाइंट को पिंक थोड़ा और ज़्यादा एनहांस चाहिए था, तो मैं सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश लगा रही हूँ सेम पिंक कलर की। और आप देख सकते हो इसका जो ग्लास इफेक्ट है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट कोट में भी कितना प्यारा लग रहा है और सेकंड कोट में तो मुझे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी जब इसके ऊपर हम आर्ट करेंगे तो इसका लुक ही बहुत अमेजिंग आएगा। तो बिल्कुल पतली पतली कोट करके इसे भी मैंने अप्लाई कर दिया सभी नेल्स के ऊपर, और इसे भी हम क्योर करा देंगे 90 सेकेंड्स के लिए। सो सेकंड कोट क्योर कराने के बाद गाइस अगर आपके क्लाइंट को यहीं तक ही चाहिए होता है तो यहाँ पे आप अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट को जैसे कि ओम्ब्रे चाहिए, तो मैंने ये एक स्पॉन्ज लिया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्ज है ये। और मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है कट कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी पूरे स्पॉन्ज के अंदर जो मेरा प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो। और साथ में मैंने ये एक रेसिन की प्लेट ले ली है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी अपनी वाइट जेल पॉलिश को ना इस तरीके से देखिए फैला रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा थिक करके नहीं फैलानी है गाइस, बिल्कुल पतली पतली। आप देखो मैं अपना ब्रश जो कितना पतला सा खींच के लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी वाइट जेल पॉलिश जो है काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो बिल्कुल पतली पतली कोट करके मैं इस तरीके से इसे जो है अप्लाई कर रही हूँ, इसे स्प्रेड कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर इतनी जेल पॉलिश में ही मेरा काम हो जाएगा। मैंने एक ही बार, अगर आपने देखा हो तो मैंने एक ही बार अपना ब्रश जो है थोड़ा सा लिया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना और ले लिया जाए, तो हल्का सा मैंने जो है ब्रश और ले लिया है। और कहीं पर भी इस प्लेट में आपकी जो जेल पॉलिश है थिक नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से स्प्रेड किया, आपने भी इसी तरीके से स्प्रेड करनी है। और हमेशा जो स्पॉन्ज है वो फ्रेश स्पॉन्ज ही यूज़ करना, गलती मत करना आपका पुराना या कोई यूज्ड स्पॉन्ज यूज़ करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल्के से स्पॉन्ज को मैंने मोड़ लिया है और हल्का सा उसमें मैंने डिप किया अपने कलर में, और इसे धीरे धीरे करके जो है डैप कर रही हूँ। और क्योंकि जहाँ पर कलर नहीं है तो जहाँ पर मुझे उसे ब्लेंडिंग और अच्छी करनी है वहाँ से मैंने ब्लैंक एरिया से अपने स्पॉन्ज को टच कर दिया। और जब आप इसे टच करेंगे गाइस, तो आपका जो प्रेशर है स्पॉन्ज के साथ, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़ोर के मारना है, बिल्कुल लाइट हैंड से आपने टच करके उसके ऊपर प्रोडक्ट छोड़ना है। ऐसा मत करना कि आप बहुत ज़ोर से टच कर रहे हो और उतने में आपका प्रोडक्ट ही साथ साथ निकलता जा रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और देखिए फर्स्ट कोट है अभी मेरी, तो इसको हम थोड़ा सा स्लो मोशन में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जल्दी में भागना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका काम क्लियर होगा आपका क्लाइंट उतना ज़्यादा खुश होगा और वो दोबारा आपके पास आएगा। तो मैंने उसे क्योर करा दिया 90 सेकेंड के लिए। अगेन मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने हल्का सा इसे फ्री एज एरिया पे, जहाँ जो है हाफ ऑफ द एरिया पे टच कर रही हूँ, ताकि धीरे धीरे करके जो मेरी लुक है ओम्ब्रे की वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ सके। और देखो मेरा ऑलमोस्ट जो कलर है वो फिनिश हो गया, और इतने में मेरा जो वाइट कलर है वो कितना अच्छे से एनहांस होकर आ रहा है। तो अगर आपका अभी तक नहीं आता था तो आप भी इस ट्रिक को अपना कर देखना। आई एम श्योर आज के बाद आपका ओम्ब्रे जो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। तो इसे भी हम क्योर करा देंगे। आप चाहें तो 3 बार में भी कर सकते हैं गाइस इसी काम को, ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार में करना है। अब इसके ऊपर जो है मैंने सोचा मैं यूवी टॉप कोट लगाऊं, लेकिन मेरे क्लाइंट को देखिए यूवी टॉप कोट लगाने के बाद भी ये लुक कितनी अच्छी आ रही है ओम्ब्रे की। और मेरे स्पॉन्ज के वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उसका जो इम्प्रेशन होता है देखो वो भी नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छे से ओम्ब्रे मर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है। पर मेरे क्लाइंट को कुछ और चाहिए था, तो मैंने यूवी टॉप कोट जो था वो क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद में मैंने यहाँ पर लगा रही हूँ हमारा कैट आई जेल पॉलिश। तो मैं बिल्कुल एक पतली सी कोट करके ही लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और मैंने इन्हें जो है ये ट्राई करके दिखा रही हूँ। अगर इनको ये पसंद आया तो हम इसी को ही परमानेंट कर लेंगे। तो अपनी मैग्नेट के साथ इसके पार्टिकल को सेट करूँगी अब, क्योंकि मुझे वेव की लुक में चाहिए। मेरे क्लाइंट को चाहिए कि मेरा ओम्ब्रे भी दिखे, मेरा पिंक कलर भी दिखे, मेरा वाइट भी दिखे, और साथ में कैट आई का रिफ्लेक्शन भी हो उसमें। तो आप देखो ये कितना सुंदर बन के आ रहा है। तो इसे ना हमेशा गाइस आपने 2 टाइम्स अपनी मैग्नेट को यूज़ करना होता है इसकी लाइन को जो है शार्प लुक देने के लिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं एक ही बार में अपना काम करते हैं और वो इतना अच्छा लुक नहीं आता। तो सारे नेल के ऊपर जो है
हमारा कैट आई हो चुका है। अब यहाँ पर मैं राइनस्टोन से डेकोरेट कर रही हूँ। तो कैट आई को भी आपने ना गाइज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपने 1 बाय 1 करके नेल करना है और फिर उसको क्योर कराना है। ऐसा मत सोचना कि आपने सारे कैट आई इकट्ठे करने, क्योंकि जब तक आप 5वां नेल करके आओगे या दूसरा नेल करके आओगे, पहले वाले नेल के जो पार्टिकल होंगे मैग्नेटिक, वो सारे ख़राब हो जाएंगे और आपकी कैट आई की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने राइनस्टोन ग्लू का यूज़ कर रही हूँ अब, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मुझे राइनस्टोन प्लेस करने हैं अपने नेल में, वहाँ पर मैं अपने राइनस्टोन प्लेस करूँगी। और राइनस्टोन लगाने के लिए मैं यहाँ पर राइनस्टोन ग्लू का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है, इसको भी आपने कवरेज ज़रूर करनी है। अगर आपने कवरेज नहीं करी ना गाइज़ अपने राइनस्टोन की, तो आपका राइनस्टोन 1 बाय 1 करके निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो टूथपिक की हेल्प से इसे हम लगा रहे हैं। एक बीच में हमने सबसे बड़ा स्टोन लगाया है, उसके साइड में छोटा छोटा और छोटा करके इस तरीके से मैंने 4 तरीके के राइनस्टोन जो है 4 साइज़ेस के राइनस्टोन मैंने अप्लाई किए हैं, और इसे भी हम जो है क्योर करा देंगे। तो जहाँ जहाँ पर मैंने राइनस्टोन प्लेस करने थे मैंने कर दिया, और अब बारी है इस सभी नेल्स को लॉक करने की। लेकिन लॉक करने का गाइस यहाँ पर ये मतलब नहीं मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, अभी डिज़ाइनिंग बाकी है। तो सभी नेल के ऊपर अब मैं यूवी टॉप कोट लगा रही हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल पतली पतली कोट करके ही लगा रही हूँ सारे नेल्स पर यूवी। और राइनस्टोन के ऊपर इस तरीके से मैंने कवरेज दे दी है प्रॉपर, जिसके ऊपर हमने नहीं लगाना है यूवी टॉप कोट को, नहीं तो उनकी जो शाइनिंग है, उनका जो ब्लिंग है वो ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसे क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद में जो है हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर 3D का आर्ट। तो यहाँ पर मैं इसके लिए ये 3D पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि निहाओ ब्रांड का है, और ये वाइट पाउडर है। डिंगसी का ये आर्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो कि 800 का था, अभी ऑफ़र में आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का मिलेगा। तो जिसको भी चाहिए होगा वो जल्दी से बाय कर सकते हैं। 3D के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रश है। तो एसीटोन फ्री से ज़रूर क्लीन कर लेना सारे नेल्स को क्योर कराने के बाद, यूवी टॉप कोट के बाद में। और अब इसके बाद हमारा हार्ड मोनोमर यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास हार्ड मोनोमर नहीं है तो मैं सॉफ्ट मोनोमर से ही बना रही हूँ। सॉफ्ट मोनोमर से क्या होता है गाइस, थोड़ा सा स्लो बनता है, लेकिन हाँ बन जाता है। और यहाँ पे मैं 2 कलर यूज़ करने वाली हूँ, तो वाइट एंड पिंक। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके जो मैं 1 बाय 1 करके अपने जो आर्ट को 3D आर्ट के हम एक पेटल्स रख रही हूँ मैं पहले। और इसको जो है मैंने अपने माइंड में एक सेंट्रलाइजेशन इमेजिनेशन कर ली है, ताकि मुझे जो है फ्लावर की लुक देने में इसको दिक्कत ना हो। अब इसे धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके पेटल को जो है फैलाएंगे। बट सॉफ्ट मोनोमर का ना गाइस प्रॉब्लम करती है, बस थोड़ा सा ये धीरे काम करता है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है तो एकदम से इसका जो प्रोडक्ट है ना वो भागता है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर हार्ड मोनोमर आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हार्ड मोनोमर नहीं था, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर सॉफ्ट से बना रही हूँ। 1 बाय 1 करके पेटल देखो मैंने तीनों डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फैला दी हैं। शेडिंग के लिए आपने देखा मैंने एक ही बार डिप किया अपने प्रोडक्ट को, पहले वाइट पिक किया अपने उसी ब्रश में, और उसी में ही मैंने अपना पिंक पिक किया। बार बार अपने ब्रश को ज़रूर क्लीन करते रहना, क्योंकि प्रोडक्ट जो है आपका ब्रश में लगा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और जितना हो सके मैं इसे थोड़ा सा फैला रही हूँ, रिफ्लेक्शन दे रही हूँ थोड़ा खिले हुए फ्लावर का, क्योंकि मुझे अभी सेंटर में भी इसमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ब्रश जो है क्लीन करने का रीज़न बार बार ये है कि एक तो आपका जो फ्रेश प्रोडक्ट आएगा वो बहुत अच्छे से पिक करेगा, दूसरा आपके ब्रशेज़ इतने महंगे होते हैं गाइज़ वो ख़राब नहीं होंगे। तो आपने इस चीज़ के बहुत ध्यान रखना है कि आपके ब्रशेस बिल्कुल ख़राब ना हो। आपके प्रोडक्ट इतने महंगे आते हैं, उनकी कॉस्टिंग भी आपके निकल के आनी चाहिए आपके क्लाइंट को लेकर। तो यहाँ पर जो है मैंने देखिए बीच में सेंट्रलाइज़ किया, और इसे धीरे धीरे करके बीच में एक सर्कल सा लुक दे रही हूँ। आप देखो इसे सर्कल सा लुक दे रही हूँ, ताकि ये ऐसे एकदम से मोरनी जैसा बीच में बना आ जाए, जैसे फ्लावर के पेटल के साथ इसे मैंने मिक्स कर दिया है, ताकि जिसकी लुक है वो और अच्छी नीट हो जाए। हल्का सा जो है मैं इसे और अब मैं नीट लुक दूंगी, ताकि देखिए ये और ज़्यादा मेरे को डीप जो है रिफ्लेक्शन आ गया है, जिससे ये और 3D का जो लुक है वो आ रहा है। नहीं तो वो थोड़ा सा मैस्ड अप सा लगता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। तो जितना आप एक एक इसकी लाइन को नीट करोगे अपने ब्रश की हेल्प से, उतना ही ज़्यादा ब्रश आपका जो आपका फ्लावर है वो खिला हुआ नज़र आएगा। तो देखिए कैसे इस तरीके से मैंने जो है इसे सेंट्रलाइज़ कर दिया, और ये कितना सुंदर लग रहा है ये। और अब इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मुझे क्योंकि कुछ राइनस्टोन की प्लेसमेंट भी करनी है, और मैं यूवी टॉप कोट लगा चुकी हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है जब हम यूवी टॉप कोट लगा चुके होते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट टिकता नहीं है।
बट आई एम श्योर कि मैं आज ये जो ट्रिक सेलेक्ट करने वाली हूँ यूवी टॉप कोट के बाद राइनस्टोन लगाने वाली, आई एम श्योर कि इससे मेरे क्लाइंट के राइनस्टोन ज़रूर टिकेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वैसे रिंग फिंगर पे मैंने अभी तक यूवी टॉप कोट नहीं लगाई थी। ओह सॉरी, लगाई थी गाइस, तभी तो मैंने जेल वाइप किया था। सॉरी। या यूवी टॉप कोट हमने लगा दी थी सभी नेल्स के ऊपर एक साथ ही, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने राइनस्टोन लगाने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर हम कवरेज कैसे करेंगे, क्योंकि यूवी टॉप कोट तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो और जब क्लाइंट हमें बाद में बताते हैं ना कि हाँ राइनस्टोन की प्लेसमेंट भी चाहिए, तो सच बताऊँ ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि यार अब क्या करेंगे, अब कैसे इसको ऐड करेंगे। तो देखो मैंने फ्लावर में भी थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दिया उसको, पिंक को, और साथ में अभी इसमें मैं राइनस्टोन भी लगाने वाली हूँ अगेन। तो इसके लिए मैं इस तरीके से राइनस्टोन की ग्लू लगा रही हूँ एक स्लैंट पोजीशन में, जो कि मेरी कैट आई का जो रिफ्लेक्शन है मुझे वो भी दिखाना है और मुझे साथ में राइनस्टोन भी दिखाने हैं, और मैं चाहती हूँ कि फ्लावर भी हाईलाइटेड हो। तो मैंने फ्लावर के साइड से कवर अप करते हुए जो है ले लिया है, अपनी राइनस्टोन ग्लू को अप्लाई कर दिया है, और अब मैं टूथपिक की हेल्प से यहाँ पर राइनस्टोन अप्लाई कर रही हूँ। और इसे जो है ना गाइस, कवरेज का बहुत ध्यान रखना है, इसको कवरेज कैसे करानी है वो सबसे बड़ी टेंशन है। तो मैंने पहले सोचा कि चलो इसको लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। तो इसे हमने क्योर भी करा दिया अप्लाई करने के बाद, अपने राइनस्टोन के प्लेसमेंट करने के बाद जो है। और फिर मैंने बाद में क्या किया था, बीच बीच में ना अपने राइनस्टोन के ग्लू के साथ में ना बीच बीच में इसे स्टिच कर दिया था, जैसे कि हम बोलते हैं ना थ्रेड दे देना। तो मैंने जो था उसमें थ्रेड दे दिया था। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज़ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा ओम्ब्रे आज सिखाया हुआ हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ। और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ हमें बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।